स्पेसिमेन कलेक्शन से हम 5 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से स्पेसिमेन कलेक्शन से 5 क्वेश्चन किस तरह से हैं और उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन रहेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और भी इसके बीच में जितने भी फैक्चुअल चीज़ें आएगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको सैम्पल कलेक्शन वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 क्वेश्चन हम किसके लिए देखेंगे, प्री एनालिटिकल वेरिएबल्स के लिए देखेंगे 5 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कलेक्शंस ऑफ ब्लड से रिलेटेड। ठीक है, फिर 5 क्वेश्चन हम लोग किसके बारे में देखेंगे, यूरिन कलेक्शन से देखेंगे। ठीक है, इस तरह से, और कलेक्शंस ऑफ CSF के बारे में 5 क्वेश्चन देखेंगे, है ना। और क्या देखेंगे, बस अपन 6 टॉपिक को लेकर के आज आए हैं, जिससे हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये 6 टॉपिक है ना, ये 6 टॉपिक से रिलेटेड आपका जो भी मन में क्वेश्चन होगा वो चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। और ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, अलग अलग चीज़ का सॉल्व करने से आपका माइंड जो है सो कभी यहाँ से कभी वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ आएगा। तो इससे होगा कि आपका दिमाग में प्रेशर पड़ेगा और आपका दिमाग में शार्पनेस बढ़ेगी। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि स्पेसिमेन कलेक्शन से है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा, ये अभी पहला क्वेश्चन में नहीं छिपेगा आंसर, लेकिन देखिए अब दूसरा क्वेश्चन में छिप जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्पेसिमेन कलेक्शन से फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री एनालिटिकल वेरिएबल्स दैट कैन अफेक्ट स्पेसिमेन क्वालिटी। इसमें से कौन सा प्री एनालिटिकल वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, इसका सीधा मतलब यहाँ पे प्री एनालिटिकल वेरिएबल्स कौन सा नहीं है, ये स्पेशल आगे जोड़ दिया है ताकि कन्फ्यूजन करे। ठीक है, लेकिन मेन आपको कहाँ पे फोकस करना है, प्री एनालिटिकल वेरिएबल्स कौन सा नहीं है। तो आपको तीनों चीज़ मालूम होना चाहिए कि सैंपल कलेक्शन करने के टाइम में प्री एनालिटिकल वेरिएबल्स में ही हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ को देखिए आप, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन ये भी हमारा प्री एनालिटिकल वेरिएबल्स है। अगर पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन हम लोग गलत लिखेंगे तो क्या होगा, हमारे स्पेसिमेन का जो क्वालिटी होगा टेस्ट में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो सही है। स्पेसिमेन हैंडलिंग एंड टेम्परेचर, कुछ स्पेसिमेन को, ठीक है, जैसे वायरल वगैरह वायरस का सैंपल लेते हैं तो उसको हम लोग कूल टेम्परेचर में आइस पैक में हम लोग डाल के भेजते हैं। ठीक है, जिसको कोरोना वायरस का भेजते थे, अगर सैंपल का ट्रांसपोर्ट करना है तो टेम्परेचर को भी मेंटेन करना होता है, तो ये भी प्री एनालिटिकल्स में आता है। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन एक्सपीरियंस, लेबोरेटरी टेक्नीशियन एक्सपीरियंस, इसको आप अभी रहने दीजिए। एंटीकोगुलेंट टाइप, अगर एंटीकोगुलेंट टाइप हम लोग गड़बड़ कर देंगे, ठीक है, अगर हम लोग सोडियम साइट्रेट के वॉल में अगर EDTA को ले लेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। सोडियम साइट्रेट में हम लोग क्या लेना चाहिए, कोगुलेशन प्रोफाइल, तो केवल कोगुलेशन प्रोफाइल ही लेना चाहिए। अगर कोगुलेशन प्रोफाइल की जगह पे हम लोग EDTA ले लेंगे, CBC प्रोफाइल ले लेंगे, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर C। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन एक्सपीरियंस, इसका हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है प्री एनालिटिकल में, क्योंकि लेबोरेटरी टेक्नीशियन लैब में काम करता है और जो फ्लेबोटोमिस्ट होता है वो कलेक्शंस का काम करता है। तो यहाँ पे स्पेसिमेन कलेक्शंस की बात किया है। ठीक है, प्री एनालिटिकल में क्या आता है, स्पेसिमेन कलेक्शन, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारा प्री एनालिटिकल में आता है। ठीक है, और भी इसके बारे में और भी पढ़ना है तो आप मेरे डिटेल्ड वीडियो जो है उसके अंदर जा करके देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा सा इसमें, दूसरा पॉइंट है, विच मोस्ट कॉमन मेथड फॉर कलेक्टिंग ऑफ ब्लड सैंपल, सबसे ज़्यादा ब्लड सैंपल हम लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं, कौन से वैन से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कहाँ से करते हैं हम लोग, कैपिलरी वैन पंक्चर करते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ से लेते हैं, वैन से लेते हैं। कैपिलरी से हम लोग PT और APTT को लगाने के लिए लेते हैं। ठीक है, सॉरी PT नहीं, BT और CT को। ठीक है ना, BT और CT के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिलरी पंक्चर करते हैं। आर्टेरियल पंक्चर कब करते हैं, कोई जब स्पेशल केस होता है, जैसे कि ABG हो गया, है ना, ABG हो गया, आर्टेरियल ब्लड गैस हो गया, एनालिसिस, ये सब चीज़ है स्पेशल चीज़, तो हम लोग आर्टरी से ब्लड कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रा ऑसियस पंक्चर कहाँ से करते हैं,
तो ये हम लोग जनरली नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी इसका यूज़ होता है। लेकिन मेन मोस्ट कॉमन कौन सा है? 3 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? वेन पंक्चर होता है। फिर कैपिलरी हम लोग कहाँ पे, कैपिलरी पंक्चर का कहाँ यूज़ होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, है ना। आर्टेरियल पंक्चर का कहाँ पे यूज़ होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं सारे चीज़ बायोकेमिस्ट्री का जितना भी टॉपिक है सिलेबस का, सबसे मैं 5-5 MCQ पहले रखूँगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो है सो पढ़ने की क्या चीज़ आपको और पढ़ना है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ में आप थोड़ा सा वीक हैं। तो वो चीज़ के लिए ये प्लेटफॉर्म है। आपके पूरा साइकोलॉजी से मैं खेलूँगा। आपका साइकोलॉजी जिस तरह से चलता है, एक स्टूडेंट का जिस तरह से साइको चलता है, उसी तरह से मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी अरेंजमेंट करवाऊँगा, ठीक है। और सारे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो अलग अलग चीज़ आपको मिलेगा। मेरे प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर विजिट करें। तीसरा क्वेश्चन है क्या? तीसरा क्वेश्चन में है CSF स्टैंड फॉर। CSF स्टैंड फॉर मतलब CSF का फुल फॉर्म क्या होता है? CSF का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए आपको ऑप्शन में है, पहला है क्या? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, कार्डियक स्ट्रेस फ्लूइड, ठीक है, कोगुलेशन फैक्टर फ्लूइड एंड कॉमन सीरम फ्लूइड, ठीक है। तो इसका आप लोग को पता ही होगा ये नंबर, ठीक है, ये चीज़ है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करना नहीं है क्योंकि आप लोगों ने इसको देख लिया है पहले ही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच टाइप ऑफ यूरिन कलेक्शन इज टिपिकली यूज फॉर रूटीन यूरिन एनालिसिस। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है क्या? देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ यूरिन कलेक्शन इज टिपिकली यूज फॉर यूरिन एनालिसिस, ठीक है, रूटीन यूरिन एनालिसिस, है ना। तो कौन सा हम लोग रूटीन यूरिन एनालिसिस के लिए करते हैं, मतलब मोस्ट कॉमन कौन से करते हैं हम लोग? मिड स्ट्रीम कैच यूरिन करते हैं, फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल करते हैं, 24 आवर्स सैंपल करते हैं, या तो सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। ये सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन क्या है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन इसका सबसे पहले आंसर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कन्फ्यूजेबल है। अगर हम लोग को रूटीन एनालिसिस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिड स्ट्रीम कैच यूरिन लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? मिड स्ट्रीम कैच यूरिन, है ना। ये चीज़ पहला नंबर इसका सही हो जाएगा। अगर फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल की बात करें तो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल हम लोग कहाँ पे लेते हैं बच्चों? ये चीज़ आपको जानना जरूरी है क्योंकि हर एक बार आपको ये चीज़ नहीं पूछेगा कि यूरिन एनालिसिस के लिए कौन सा हम लोग सैंपल लेते हैं। फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल भी पूछ सकता है। 24 आवर्स तो आप लोग को पता ही है, ठीक है ना। 24 आवर्स में अपन जो जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि GFR को मेजरमेंट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग 24 आवर्स यूरिन लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल की बात करें तो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल किस में लेते हैं हम लोग? प्रेगनेंसी टेस्ट में लेते हैं। क्या? प्रेगनेंसी टेस्ट में। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा सैंपल ज़्यादा बेस्ट मानते हैं हम लोग? फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल। इसमें क्या होता है? बीटा HCG हार्मोन का एनालिसिस इसके अंदर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूरिन सैंपल अगर मॉर्निंग सैंपल आ जाए तो वो किस में? प्रेगनेंसी में करते हैं। मिड स्ट्रीम हम लोग जनरली रूटीन एनालिसिस के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए ये है। और एक होता है सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन। तो सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन क्या होता है? जब कुछ बैक्टीरिया वगैरह को एनालिसिस हम लोग को करना होता है ना, माइक्रोबायोलॉजी में कुछ स्पेशल बैक्टीरिया का, यानी कि यूटीआई में, तो यूटीआई के कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन करते हैं। ये सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन होता क्या है एक्चुअली में? तो ये है कि हमारा जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स होते हैं जेनेटल ट्रैक में, एक्सटर्नल जेनेटालिया में प्यूबिक हेयर्स होते हैं, तो उसके जस्ट ऊपर में हम लोग नीडल को इंसर्ट करते हैं और डायरेक्ट हम लोग यूरिन ब्लेडर से ही सैंपल कलेक्शन करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग ब्लेडर से ही सैंपल कलेक्शन करते हैं। इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि यूरिन ब्लेडर में कौन से बैक्टीरिया हैं। जब उसको हम लोग फर्दर कल्चर करेंगे तो यूरिन ब्लेडर में कौन से बैक्टीरिया हैं, ठीक है, तो उसके लिए करते हैं। अगर हम लोग मिड स्ट्रीम यूरिन लेंगे तो उसमें क्या हो सकता है कि एक्सटर्नल जेनेटालिया में कुछ बैक्टीरिया हों, वो चीज़ सैंपल में आ जाए,
ठीक है, तो उससे क्या होगा, फॉल्स रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ सुप्राप्यूबिक एस्पायरेशंस होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग नीडल का यूज करते हैं। प्यूबिक सुप्राप्यूबिक हेयर जो होते हैं उसके, प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर में हम लोग नीडल को इंसर्ट करते हैं और डायरेक्ट हम लोग यूरिन ब्लैडर से ही सैंपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हो जाएगा, तो इससे आपको काफ़ी चीज़ मालूम चल जाएगा, ठीक है। विच एंटीकोगुलेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर हेमेटोलॉजी टेस्ट। हेमेटोलॉजी टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट एंटीकोगुलेंट हम लोग कौन से यूज करते हैं, ठीक है, हेमेटोलॉजी के लिए बात किया है। तो हेमेटोलॉजी में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा यूज होता है, तो आप लोग को मालूम होगा EDTA होता है। EDTA मतलब इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। फुल फॉर्म पहले पूछता था 2017 के, जो अगर क्वेश्चन देखेंगे तो 2017 में 18 में जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है EDTA का फुल फॉर्म, लेकिन अब चांस नहीं है, क्योंकि अब क्या हुआ है, अब पेपर का क्वालिटी थोड़ा सा हाई हो गया है, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको ये पूछेगा कि सारे एंटीकोगुलेंट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इसका क्या एक्शन है, ठीक है, किस तरह से ये काम करता है। तो इसको मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा EDTA है ये क्या करता है, EDTA क्या करता है, कैल्शियम चिलेटर है। क्या है, कैल्शियम चिलेटर, ये कैल्शियम को चिलेट कर देता है, ठीक है। हेपेरिन क्या है, हेपेरिन क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर में ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो कि हमारे ब्लड में होता है, प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे ब्लड को जमने के लिए नहीं देता है। तो हेपेरिन कहाँ से सिक्रीशन होता है वो चीज़ भी पूछ सकता है। तो हेपेरिन एक्चुअली कहाँ से सिक्रीज होता है, तो बेसोफिल से, ठीक है, बेसोफिल से किसका सिक्रीशन होता है, हेपेरिन का। इससे क्या क्या चीज़ सिक्रीज होता है बेसोफिल से, तो बेसोफिल से तो एक अपने पास बेसोफिल से हेपेरिन होता है सिक्रीशन, एक हिस्टामिन होता है, एक सीरोटोनिन होता है, ठीक है, सीरोटोनिन। बेसोफिल क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन, हेपेरिन, हेपेरिन और सीरोटोनिन, आप लिख लीजिए, हेपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन बेसोफिल रिलीज, बेसोफिल सिंथेसिस करता है, ठीक है। इसको मास्ट सेल भी बोलते हैं, तो मास्ट सेल भी इसको बोलते हैं बेसोफिल को, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। हेपेरिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये एंटी नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, एंटी नेचर के होते हैं। जो हमारा कॉमन पाथवे में प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनते थे, ठीक है, जब आप कॉमन पाथवे देखेंगे कोगुलेशंस का, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये थ्रोम्बिन का क्या काम है। थ्रोम्बिन एक्चुअली क्या होता है, थ्रोम्बिन का प्रोथ्रोम्बिन के रूप में हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा में, तो वो प्रोथ्रोम्बिन क्या होते हैं, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर फर्दर आगे प्रोसेस चलता है और फाइनली फाइब्रिन का प्रोडक्शन होता है। तो ये चीज़ का रोक देता है ये हेपेरिन, ठीक है। तो हेपेरिन क्या होता है, एंटी थ्रोम्बिन नेचर के होते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, इसका मैकेनिज्म है। सोडियम साइट्रेट की बात करें तो सोडियम साइट्रेट हमारा कहाँ पे यूज होता है बच्चों, तो सोडियम साइट्रेट है ना, तो सी है लास्ट में, तो सी से कहाँ पे यूज होता है, कोगुलेशन प्रोफाइल में, कोएगुलेशन प्रोफाइल में। सोडियम साइट्रेट कहाँ पे यूज होता है, कोगुलेशन प्रोफाइल में। तो कोगुलेशन प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, तो PT, APTT, ठीक है, डी डाइमर, ये चीज़ क्या हुआ हमारा, कोगुलेशन प्रोफाइल। तो इसके अंदर क्या यूज होता है, सोडियम साइट्रेट। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये कैल्शियम को डी आयोनाइजेशन कर देता है, डी आयोनाइजेशन करता है। जैसे कि कैल्शियम जो रहता है वो महत्वपूर्ण रोल करता है, ठीक है, कोगुलेशंस में। ये कैल्शियम क्लोटिंग फैक्टर नंबर 4 है, ये भी याद रखना है आपको। कैल्शियम क्या है, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 4 है। ये कैल्शियम के ऊपर क्या होता है, 2 आयन होता है, ठीक है। तो सोडियम साइट्रेट क्या करता है, ये आयन को रिमूव कर देता है और केवल सिंपल कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। फिर जब हम लोग फर्दर PT APTT लगवाते हैं तो उसके अंदर हम लोग अलग से कैल्शियम को ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, इस कैल्शियम के साथ में इस कैल्शियम को एक्टिवेट कर देता है और फर्दर कोगुलेशन का प्रोसेस चालू करवा देता है। तो इससे ये होता है कि कितने टाइम में हमारा कोगुलेशन हुआ वो चीज़ पता चल जाता है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आप याद रखिए, हम कोगुलेशन प्रोफाइल पढ़ाएंगे जब, ठीक है, तो उसके अंदर आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे क्या इसका मैकेनिज्म होता है। सोडियम साइट्रेट क्या करता है, कैल्शियम
को डीआयोनाइजेशन कर देता है, ठीक है। EDTA क्या कर रहा था, कैल्शियम को चिलेट कर दे रहा था, और ये क्या कर रहा है, डीआयोनाइजेशन कर ले रहा है। पोटेशियम ऑक्सैलेट, पोटेशियम ऑक्सैलेट हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, पोटेशियम ऑक्सैलेट हम लोग करते हैं यूज डायबिटिक प्रोफाइल में, ठीक है, डायबिटिक प्रोफाइल में। तो ये भी क्या करता है, ये भी अपने जो उसका ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है, पोटेशियम ऑक्सैलेट। तो ये हम लोग किस में यूज करते हैं, डायबिटिक में, जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, ठीक है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज हो गया, रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज हो गया। तो इसके अंदर ये एंटीकोगुलेंट को हम लोग यूज करते हैं। ये क्या करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को इनहिबिट कर देना। आप मैं एंटीकोगुलेंट का एक सीरीज जरूर रखूँगा, उसमें पूरा आपको क्लियर चल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है। अब दूसरा टॉपिक है, ठीक है, आप इसको एक बार अगर पढ़ लिए ना तो आपको बहुत तरह के चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। और इसी तरह से अगर अलग अलग चीज़ का अगर आप एक सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहेंगे, एक टॉपिक के पीछे पड़े रहेंगे, तो आपका सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा है प्री एनालिटिकल वेरिएबल्स, ठीक है, प्री एनालिटिकल वेरिएबल्स। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या ये, नहीं, ये अपना पास मैंने इसमें सैम्पल कलेक्शन से था, उसमें एक क्वेश्चन आ गया था। और ये प्री एनालिटिकल वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। प्री एनालिटिकल वेरिएबल्स होता क्या है, ठीक है, तो प्री एनालिटिकल वेरिएबल से होता है कि जब हम लोग सैंपल को कलेक्शन करते हैं, उस सैंपल को कलेक्शन से ले करके सैंपल जब तक ट्रांसपोर्ट ना हो जाए लाइब्रेरी में, तो उसको हम लोग प्री एनालिटिकल्स बोलते हैं, ठीक है, प्री एनालिटिकल्स प्रोसीजर बोलते हैं। और जब हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं, सैंपल को रन कर रहे होते हैं, तो रन करने से लेकर के रिपोर्ट बनने तक क्या होता है, एनालिटिकल वेरिएबल्स, एनालिटिकल प्रोसेस बोलते हैं। और जब रिपोर्ट बन गया तो रिपोर्ट को उसमें एंट्री करने से लेकर के डिस्पैच करने तक क्या कहलाता है, पोस्ट एनालिटिकल वेरिएबल्स, पोस्ट एनालिटिकल प्रोसीजर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग, प्री एनालिटिकल वेरिएबल्स की, मतलब सैंपल कलेक्शन में क्या क्या गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है, सैंपल कलेक्शन के टाइम में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ हो सकता है, वो सब चीज़ के बारे में यहाँ पे है। तो आजकल क्या इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगे हैं, क्योंकि सारा चीज़ थ्योरी लोग पढ़ लेते हैं लेकिन इसको छोड़ देते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्री एनालिटिकल वेरिएबल्स दैट कैन अफेक्ट द स्पेसिमेन क्वालिटी, ये चीज़ मैं अभी बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़ा सा चेंज लग रहा है हमको, ठीक है। तो देखिए ये नहीं है, ऑप्शन चेंज नहीं है, इसका आंसर नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये मैं पिछले फर्स्ट डे में इसको कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली में आ गया था एक्स्ट्रा, ठीक है। दूसरा है डिले इन प्रोसेसिंग ए ब्लड सैंपल कैन लीड, अगर हम लोग ब्लड सैंपल को कलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सैंपल कलेक्शन करने के बाद अगर हम लोग उसको जल्दी से टेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से उसको लेबोरेटरी तक नहीं पहुंचाएंगे, तो क्या चीज़ हो सकता है, ठीक है, ब्लड का हेमोलाइसिस भी हो सकता है क्या, ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन भी हो सकता है क्या, ठीक है, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल भी हो सकता है क्या, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है, अगर लेट हो गया तो क्या क्या हो सकता है ना। तो देखिए अगर 4 घंटा से ज़्यादा हो रख दिए हम लोग, यहाँ पे लेट की बात किया है, सैंपल डिले की बात किया है, टाइम तो दिया नहीं है, ठीक है। तो इस व्यू से अपने पास तीनों ऑप्शन सही है। अगर अगर थोड़ा सा कुछ टाइम दिया रहता 2 घंटा 1 घंटा, तो उसमें फिर आंसर में कुछ चेंजिंग आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिले की बात किया, तो डिले तो कितना भी डिले हो सकता है, ठीक है, इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग ज़्यादा टाइम तक ब्लड को रख देंगे तो क्या होगा, वो हेमोलाइसिस स्टार्ट भी हो सकता है, ठीक है। आप देखेंगे कभी आप ब्लड कलेक्शन एंटीकोगुलेंट में रख दिए होंगे, ठीक है, फिर आप 1-2 दिन तक उसको छोड़ दिए होंगे, तो ऑटोमेटिक वो हेमोलाइसिस हो ही जाता है, ठीक है। आप कभी ध्यान देंगे तो पुराने सैंपल में अगर आप रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे तो वो चीज़ आपका क्लॉट हो ही जाता है, तो इस हिसाब से वो हेमोलाइसिस हो जाएगा, तो हेमोलाइसिस होगा तो ऑटोमेटिकली क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज ग्लूकोज लेवल डिक्रीज इसीलिए हो जाता है क्योंकि जितना देर हम लोग रखेंगे उसको सैंपल को,
जितना देर हम लोग सैंपल को रखेंगे और वो सैंपल में आरबीसी भी प्रेजेंट है, तो आरबीसी क्या करता है, ग्लूकोज को यूज कर लेता है, ग्लूकोज को यूज कर लेता है एट द फॉर द एनर्जी सोर्स के लिए। तो इससे ये होता है कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। इसीलिए अगर आप ग्लूकोज की अगर जांच कर रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज की अगर जांच कर रहे हैं, डायबिटिक प्रोफाइल कर रहे हैं, तो आपको 30 मिनट से 1 घंटा के अंदर में लगाना होता है, ठीक है, केवल डायबिटीज़ के लिए ही है, क्योंकि उसमें क्या होता है ग्लूकोज का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अगर 30 मिनट से 1 घंटा के अंदर में लगाएं तो आपका परफेक्ट आएगा, ठीक है। और ये चीज़ केवल ग्लूकोज पे लागू होते हैं, और भी बहुत सारे सैंपल पे स्पेसिफिक लागू होते हैं, लेकिन ग्लूकोज का ये इसको एक्चुअली इसका मैकेनिज्म है, ठीक है, क्योंकि आरबीसी उसको यूज कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन सोर्स ऑफ प्रीएनालिटिकल एरर। इसमें से कौन सा कॉमन सोर्स ऑफ प्रीएनालिटिकल एरर नहीं है, मतलब कौन सा जो है वो कॉमनली नहीं होता है एरर, ठीक है, यानी कि कौन सा एरर प्री एनालिटिकल नहीं है, यानी कि या तो वो पोस्ट एनालिटिकल होगा या तो वो एनालिटिकल होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आप इसमें जवाब दीजिए। इनकरेक्ट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, इनकरेक्ट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, ये भी हो सकता है कभी पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन कभी गलत दे दिए हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे नोट पूछा है तो नोट पे ध्यान देंगे, है ना। इम्प्रोपर स्पेसिमेन कलेक्शंस टेक्निक, ये भी शो हो सकता है कि इम्प्रोपर अगर हम लोग सैंपल का कलेक्शन का टेक्निक अगर यूज नहीं करेंगे, जैसे कि हम लोग टर्निकेट को 1 मिनट से ज़्यादा बांध करके रख देंगे, तो उसमें क्या होता है कैल्शियम का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, कैल्शियम का जो हम लोग कैल्शियम का जांच करते हैं तो कैल्शियम का उसमें लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग को प्रॉपर कलेक्शन टेक्निक करना चाहिए, ठीक है, ये भी हमारा प्री एनालिटिकल एरर में आ सकता है। डिले इन सैंपल प्रोसेसिंग, हम लोग अगर सैंपल का प्रोसेसिंग अगर डिले कर देंगे, ठीक है, डिले कर देंगे तो वो भी प्री एनालिटिकल एरर में ही आएगा, है ना। चौथा क्या है, चौथा है एक्यूरेट लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है, एक्यूरेट लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन को एक्यूरेट लेबलिंग करेंगे, एक्चुअली ये भी है, ये भी प्री एनालिटिकल एरर्स है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा मोस्ट कॉमन नहीं है। तो देखिए कोई भी चीज़ करेगा ना तो सभी चीज़ तो मोस्ट कॉमन नहीं है, ठीक है, मोस्ट कॉमन प्री एनालिटिकल एरर्स नहीं है, तो ये चीज़ मोस्ट कॉमन नहीं है। एक्यूरेट लेबलिंग स्पेसिमेन सभी टेक्नीशियन करते ही करते हैं, लेकिन कुछ कुछ इस सब में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो जाए, लेकिन स्पेसिमेन का लेवल जो है वो तो आपको ज़्यादातर लोग करते ही हैं, चाहे आप स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं तो उसमें लेवल आपको जल्दी से सब लोग पहला काम यही करते हैं, ठीक है। भले ही आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि देखिए इम्प्रोपर टेक्निक रहेगा, ठीक है, तो वो चीज़ किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। डिले सैंपल कर देंगे तो वो भी चीज़ किसी को पता नहीं चलेगा, है ना। तो इस हिसाब से ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप एक्यूरेट लेबलिंग नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, सैंपल को रिजेक्ट कर देगा। तो अगर आप एक बार रिजेक्शन खा चुके हैं, एक बार धोखा खा चुके हैं, तो क्या वो दोबारा आप काम करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसीलिए मोस्ट कॉमन ये चीज़ नहीं पाया जाता है, ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, क्या है, प्री एनालिटिकल वेरिएबल्स कैन इफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ लेबोरेटरी रिजल्ट। अगर प्री एनालिटिकल वेरिएबल्स हम लोग कुछ गलती कर देंगे, गलती कर दी हम लोग, लेट से सैंपल भेजे या तो कुछ कर दिए, ठीक है, प्रॉपर हम लोग एंटीकोगुलेंट का यूज़ नहीं किए, तो क्या लेबोरेटरी का जो रिजल्ट रहेगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा जी। तो इसका आंसर क्या है, ट्रू है, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगा, हम लोग यहीं पे एंटीकोगुलेंट कम दे दिए तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट होगा तो वहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ा हो जाएगा, तो ये तो बेसिक सी बात है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा में क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो प्रॉपर स्पेसिमेन हैंडलिंग प्रोसीजर टू इंश्योर एक्यूरेट लेबोरेटरी रिजल्ट, ठीक है। अगर हम लोग ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ अगर जो हम लोग इट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉलो प्रॉपर स्पेसिमेन हैंडलिंग, मतलब कि
हम लोग प्रॉपर हैंडलिंग करेंगे सैंपल को, तो उससे क्या होगा, टू इंश्योर द एक्यूरेट लेबोरेटरी रिजल्ट। तो हो सकता है अगर हम लोग सही सही दिए हैं, सारे चीज़ प्री एनालिटिकल में कोई गड़बड़ नहीं किए, तो रिजल्ट एक्यूरेट आ सकता है। ठीक है, हम लोग इंश्योर हो सकते हैं, जो भी ब्लड का कलेक्शन कर रहा है वो इंश्योर है कि भाई मेरे से यहाँ तो गलती नहीं हुआ है। ठीक है, आपका रिजल्ट सही आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्लड कलेक्शंस के ऊपर 5 MCQ देखेंगे। देखिए, ये चीज़ लग रहा है कि बिल्कुल पढ़ने जैसा नहीं है, पढ़ने जैसा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसी से क्वेश्चन बनता है। आप देखे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आज के टाइम में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप इसको हल्के में नहीं लें, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ब्लड कलेक्शन से रिलेटेड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ वेन पंक्चर। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कहाँ से हम लोग ब्लड का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दे दिया है 3 वेन का नाम दे दिया, मीडियन क्यूबाइटल, कैफेलिक, बेसिलिक, ठीक है, और ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइट पूछा है, मोस्ट कॉमन साइट पूछा है। तो देखिए इसमें कन्फ्यूजन आप लोग को होगा अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो। मीडियन क्यूबाइटल से भी हम लोग ले लेते हैं सैंपल, कैफेलिक से वैन से भी ले लेते हैं, बेसिलिक वैन से भी ले लेते हैं। ये तीनों हमारा मीडियन क्यूबाइटल फोसा के प्रेजेंट रहता है, यानी कि मेरा जो अपना ये इस तरह यहाँ पे जो है मीडियन क्यूबाइटल फोसा जो हमारा नी ज्वाइंट होता है, मतलब वहाँ पे जनरली जहाँ से हम लोग आर्म से जहाँ से हम लोग ब्लड का कलेक्शन करते हैं वहीं का बात कर रहा है। ये तीनों वैन वहीं पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ब्रेकियल आर्टरी कहाँ होता है, ब्रेकियल आर्टरी हमारा गर्दन में होता है। ठीक है, तो ये ब्रेकियल आर्टरी से क्या मोस्ट कॉमन हम लोग लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं। आर्टरी से तो लेते ही नहीं, आर्टरी से लेते हैं कुछ स्पेशल केस में। ठीक है, स्पेशल केस में लेते हैं, तो ये इसका तो ऑप्शन होगा नहीं। अब तीनों में आपको कन्फ्यूजन है, मीडियन, कैफेलिक और बेसिलिक में। तो देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा है, मीडियन क्यूबाइटल वेन। मीडियन क्यूबाइटल वेन सबसे पहले हम लोग प्रेफर करते हैं। फिर अगर मीडियन क्यूबाइटल वेन अगर नहीं मिल रहा होता है तो हम लोग किस पे जाते हैं, बेसिलिक के ऊपर जाते हैं। ये नहीं मिल रहा होता फिर हम लोग किस पे जाते हैं, कैफेलिक के ऊपर जाते हैं। ठीक है, इसका ये क्यों है, क्योंकि देखिए इधर जहाँ पे कैफेलिक वेन होता है वहाँ पे कुछ नर्व भी प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है नर्व का डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए अगर आपको मीडियन क्यूबाइटल मिल रहा है तो आपको यहीं से सैंपल कलेक्शन करना है। ठीक है, ये जो गाइडलाइन है NABL का उसके अंदर दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन वेन पंक्चर।